अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर है क्लास नंबर 54, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एडवांस पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट एडवांस पार्ट 1। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था हनीफ भाई? क्या क्या टॉपिक्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में, कुछ याद है? सर उसमें हमने एक स्कोप के बारे में पढ़ा था। लोकल स्कोप और हम्म। ग्लोबल स्कोप के बारे में। अच्छा, फंक्शन और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, थोड़ा डिफाइन करें। सर फंक्शन स्कोप जो है वो लोकल स्कोप का ही पार्ट है। एक लोकल स्कोप के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो ब्लॉक स्कोप और दूसरा फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप में जो है जो कोई भी कोड जो है वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। और ब्लॉक स्कोप जो होता है उसमें जो ब्लॉक के अंदर होगा वहीं पर हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। क्या मैं लेट और कॉस्ट को फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैंने फंक्शन के अंदर उनको डिफाइन किया है? नो सर, नहीं कर सकते। वॉर को वॉर तो कर सकते हैं फंक्शन के बाहर? सर, फंक्शन के बाहर नहीं होगा, ब्लॉक के बाहर हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं एरो फंक्शन। ठीक है। अब तक हम नॉर्मल तरीके से फंक्शन बनाते थे, जो कि पुराना तरीका हो चुका है, पर मेरा स्टिल वही फेवरेट है। एरो फंक्शन में ज़्यादा जगहों पे यूज़ नहीं करता, पर आजकल एरो फंक्शन यूज़ होता है क्योंकि इसका सिंटेक्स बड़ा कंसाइज है। छोटा सा सिंटेक्स है, मतलब फंक्शन को काफ़ी छोटा कर दिया इसने। तो अगर वन लाइनर कोई चीज़ हो, मतलब इतनी ज़्यादा लाइन्स ना हो फंक्शन में, तो आप एरो फंक्शन का यूज़ करो। मतलब कोड ज़्यादा ना हो उसके अंदर, तो आप एरो फंक्शन का यूज़ करो। मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मेरा फंक्शन छोटा होता है। बड़ा फंक्शन होता है तो मैं उसको नॉर्मल फंक्शन से ही बनाता हूँ। तो आज हम देखेंगे एरो फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, बस ऊपर ऊपर से हमने पढ़ा था। आज इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है कीबोर्ड के कुछ इवेंट्स हैं, मतलब यूज़र से आप इनपुट कैसे लोगे। अभी अगर यूज़र से इनपुट लेना होता तो मैं कैसे लेता था हनीफ? आपने यूजर से इनपुट कैसे लिया अब तक? सर प्रॉम्प्ट के जरिए। प्रॉम्प्ट के जरिए। तो दूसरा तरीका हमारे पास भी है यहाँ पर, वो देखेंगे कौन सा तरीका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई उससे, एरो फंक्शन से। आपकी असाइनमेंट भी देख लो, जो इस लेक्चर के बाद आपको करनी है। तो मैं अभी से बता दूं तो बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट असाइनमेंट तो आपकी ये है कि भाई वर्ड एंड करेक्टर काउंटर आपको बनाना है। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट से लास्ट मतलब जो हम सीख रहे थे डोम से पहले, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था वर्ड एंड कैरेक्टर काउंट का, पर वो हम कंसोल पे कर रहे थे। याद है अनीफ, खिजरा? ये वाला प्रोजेक्ट याद है आप लोगों को? जी जी। उसी प्रोजेक्ट को अब आपको डोम के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, पहले आपने बना के जैसे दिखाया था। हेलो आई एम जीत कुमार, तो ये मुझे बता रहे हैं यहाँ पर ना 5 वर्ड्स हैं, 17 कैरेक्टर्स है इसके अंदर। और दूसरी बात, इसमें स्पेस काउंट नहीं होनी चाहिए। ये देखो मैं कितने स्पेस दे रहा हूँ, ये स्पेस भी काउंट ना हो। ये देखो स्पेस काउंट नहीं कर रहा, 17 कैरेक्टर्स बता रहा है। ये टोटल मिला के स्पेस को हटा के 17 कैरेक्टर्स है। अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये टोटल 17 कैरेक्टर। स्पेस को ये काउंट नहीं कर रहा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि ये देखो मैं जितने भी स्पेस दे रहा हूँ काउंट नहीं कर रहा। अब मैंने ए दबाया, देखो 18वां कैरेक्टर आ चुका है। तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा आज हम देखेंगे। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इसमें तो आपको स्ट्रिंग के मेथड लगेंगे, आपको पता है स्ट्रिंग के मेथड्स आपको याद है, वही लगेंगे। पर ये यूजर से आप डेटा कैसे लोगे, मैं अभी इसमें डाल रहा हूँ। ये इनपुट बॉक्स है, या इसको आप टेक्स्ट एरिया के लिए, टेक्स्ट एरिया का जो एलिमेंट आता है फॉर्म के अंदर, ये वही है। इसके अंदर मैं कुछ भी इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस
ये डेटा हम यूजर से हम फॉर्म से निकालेंगे कैसे, उस टेक्स्ट एरिया से या इनपुट एलिमेंट से ये वाला डेटा हम कैसे निकालेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं, ताकि आप ये प्रोजेक्ट डॉम के थ्रू इजीली बना पाओ। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट तो आपका ये है, ठीक है, वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर। अब दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा प्रोजेक्ट भाई ये है मोडाल प्रोजेक्ट। मोडाल क्या होता है कि भाई मैं जैसे इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास ये जो पॉपअप बना हुआ आ जाए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और उसके बटन पे क्लिक करूं तो ये चला जाए, इस पे क्लिक करूं तो ओपन हो जाए, इस पे क्लिक करूं तो क्लोज हो जाए। ये तो पता है ना आपको, इसको कहते हैं मोडाल। तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको बनाना है। इसके अंदर क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी यूज होगी, तो आप देख लीजिएगा उसको कैसे आप यूज करोगे। पर इसमें मैंने जो बनाया, मैंने क्लास लिस्ट का यूज किया है। अब बनाने के काफी तरीके हैं, आप आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका यूज करते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा मॉडल वाला प्रोजेक्ट। ये जी सर, डिजाइन भी बन आपको जाएगा बनाना है, इंशाल्लाह। अच्छे डिजाइन में बनाना है। ठीक है, ये देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड इसका कैसा हो गया, ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये भी होना चाहिए ताकि आपकी सीएसएस भी इंप्रूव होते रहे। तो सीएसएस का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं असाइनमेंट में आज की क्लास के बाद। ठीक है, तो तो आज हम देख रहे हैं अभी एरो फंक्शन को। ठीक है, मैं एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, फाइल हमारी लिंक्ड है, अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो एरो फंक्शन पे आते हैं। एरो फंक्शन क्या चीज है, ये मॉडर्न वे है फंक्शन को बनाने का। अभी हम फंक्शन कैसे बनाते थे, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते थे और ये फंक्शन का नाम लिखते थे, उसके बाद ये पैरेंथेसिस, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस ऐसे बनाते थे हम हमारा फंक्शन। और यहां पर मैं हेलो लिख देता हूं। ठीक है, ये कंसोल में शो करेगा, हेलो फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो इसको कॉल करूंगा, और कॉल करने का तरीका दोनों में सेम है, सर आपकी चाहे आवाज़ नहीं वो आ रही। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही, खिजरा आपको भी नहीं आ रही। हेलो, उनके इंटरनेट का मसला है शायद। अच्छा, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो कॉल करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि कॉल करने का तरीका दोनों में सेम है, चाहे वो एरो फंक्शन हो चाहे वो नॉर्मल फंक्शन हो, आप ऐसे ही कॉल करोगे इसको। ठीक है, तो एरो फंक्शन जो है वो बनते कैसे हैं, सबसे पहले पहले इसको देख ले, इसका आउटपुट देख ले, फिर एरो फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो ये हेलो फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है यहां पर। ठीक हो गया। अब इसी फंक्शन को, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका। ठीक है, अब इसी फंक्शन को मैं फंक्शन एक्सप्रेशन के तरीके से बनाता हूं। अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज है, मुझे कौन बताएगा आप दोनों में से, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाने का तरीका। दूसरा भी तरीका है नॉर्मल फंक्शन को बनाने का, वो है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज है, हाँ भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज है, जल्दी बताओ। सर जिसमें डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड के बगैर। बिल्कुल, मुझे बनवाओ, कैसे बनाऊंगा। फंक्शन एक्सप्रेशन से फंक्शन कैसे बनाऊं, जल्दी बताओ।
ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। सर मेरे ख्याल से बस जी 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 खिजरा बोले। जी आप फंक्शन लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये करली ब्रेसेस में जो भी काम लिखना होगा वो लिख देंगे। नाम नाम नहीं दूं? नहीं नाम नहीं दे रही। इसको कॉल कैसे करूंगा? सर इसको वेरिएबल में नहीं स्टोर वो कराएंगे। वेरिएबल जी जी वेरिएबल में तो वॉर से नहीं, हम लेट से बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है। तो ये बन गया। ये क्या है? फंक्शन एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर जा रहा है एज अ एक्सप्रेशन, आप समझ लो, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। यहां पर मैं कंसोल कराता हूं इसको। हेलो फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो इसको कॉल करने का भी तरीका सेम है, का तरीका हर चीज में सेम है, देखो, ठीक है। अब आते हैं एरो फंक्शन की तरफ। एरो फंक्शन को आप फंक्शन एक्सप्रेशन के तरीके से बनाते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एरो फंक्शन को आप फंक्शन एक मिनट, या नीचे स्पीकर बज रहा है। अच्छा, आप लोगों को आवाज तो नहीं आ रही? नीचे बारात जा रही है तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। हेलो, मुझे बताया, आपको बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ सही आ रही है लेकिन। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि एरो फंक्शन को बनाने के लिए आपको फंक्शन एक्सप्रेशन वाला तरीका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वही तरीका यूज करते हैं। मुझे यही सेम फंक्शन एरो फंक्शन के थ्रू बनाना है अभी। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये सेम लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब ये फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा, ये फंक्शन का कीवर्ड हट जाएगा। तो हमारे पास रहेगा क्या? रहेगा ये पैरेंथेसिस, ठीक है। मैंने क्या बोला कि फंक्शन का कीवर्ड, अभी हम ऐसे बना रहे थे ना, तो ये फंक्शन के कीवर्ड को हटा दो बस, ठीक है। एक चीज ये, और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर इसके आगे आप एरो लगा दो, एरो का साइन लगा दो। दिस इज कॉल्ड एरो फंक्शन। ये है आपका एरो फंक्शन। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों ही सेम है, ठीक है। मैं यहां पर कंसोल करा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें डिफरेंसेस भी है, मैं आपको दिखाता हूं वो डिफरेंसेस क्या है। फ्रॉम एरो फंक्शन, इसको कॉल करने का तरीका मैंने क्या बताया था, सेम ही है। कॉल करने का तरीका सब में सेम होता है। ये देखो, हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन, मैंने क्या किया, सिर्फ क्या कि फंक्शन का कीवर्ड हटा दिया, और इस पैरेंथेसिस के आगे मैंने एक एरो लगा दिया, जिसको कहते हैं फेट एरो। दिस इज कॉल्ड फेट एरो, ठीक है। तो इसका नाम, दूसरा नाम फेट एरो फंक्शन भी है, ठीक है। एरो फंक्शन, फेट एरो फंक्शन, बात एक ही है। क्योंकि ये एरो थोड़ा मोटा दिखता है, फेट दिखता है, इस वजह से इसको कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि ये फेट एरो फंक्शन है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? सर ठीक है। तो अब इसमें और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, अब वो जानो। एरो फंक्शन आपकी हेल्प करता है कोड को कंसाइज करने में, कोड को छोटा करने में। अगर आपका फंक्शन छोटा सा है, जिसमें इतनी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड नहीं है, तो आप एरो फंक्शन का यूज करो। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुने। आपका फंक्शन अगर छोटा है, मतलब 2-3 लाइनें ही है उसके अंदर, बस ये 2-3 लाइनें हैं, ठीक है, तो आप किस चीज का यूज करो? एरो फंक्शन का यूज करो। अगर कोई बड़ा फंक्शन है, बड़ा कोड है जिसमें, तो उसके लिए आप जो है नॉर्मल फंक्शन यूज करो। मैं ऐसा ही करता हूं। आप चाहे तो बड़े फंक्शन के लिए भी एरो फंक्शन वाला तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। पर एरो फंक्शन बनाया इसलिए गया है कि आपके वो कोड को छोटा करता है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। अब इसके बेनिफिट्स जानते हैं। तो उसके लिए दोबारा मुझे नॉर्मल फंक्शन की तरफ आना पड़ेगा। तो नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूं मैं फंक्शन एक्सप्रेशन वाले तरीके से।
लेट माय फन ठीक है। अगर मुझे यहां से कोई चीज रिटर्न करवानी है तो मैं कैसे लिखता था, रिटर्न जीत, ठीक है, ऐसे ही माय फन। अब ये कोई चीज रिटर्न कर रहा है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली मुझे इसको यहां पर लॉग कराना पड़ेगा। ये दो तरीके हैं मेरे पास, तो यहां लॉग ही करा लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, आप लोगों में से कोई बता दे इसका आउटपुट क्या आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। सर जीत। जीत आएगा, देखते हैं। ये देखो, ये मुझे क्या दे रहा है, जीत दे रहा है, क्योंकि यहां से रिटर्न ही सिर्फ जीत हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न करेगा वही ही हमें यहाँ पर शो होगा, या ये फंक्शन उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा जो यहाँ से रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब एरो फंक्शन का फायदा पता है क्या है, अब इसी चीज को मैं एरो फंक्शन के थ्रू बनाता हूं। अब आपको बेनिफिट दिखेगा इसका असल। लेट माय फन, ठीक है। आपको पता है एरो फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन का कीवर्ड हटा दो, पैरेंथेसिस लगाओ, फिर ये फैक्ट एरो बनाओ, उसके बाद आप जो है ये पैरेंथेसिस लगाओ। अब यहां से मैं कर देता हूं जीत, ये सेम आउटपुट देगा, अभी भी सेम ही आउटपुट देगा, अभी आपको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा होगा, ये आउटपुट मुझे सेम ही देगा, ये तो जीत आ रहा है। अब फर्क क्या है, आप बोलोगे सर फर्क क्या है, फिर ये आपने तो सेम लिख दिया है। फर्क ये है कि भाई अगर आप डायरेक्टली कोई चीज रिटर्न करवा रहे हो ना, तो आपको ये रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये पैरेंथेसिस बैठा दो, ये पैरेंथेसिस बैठा दो, ये देखो। अगर आप डायरेक्टली कोई चीज रिटर्न करवा रहे हो और एक ही लाइन का कोड है उसके अंदर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। ये देखो आउटपुट वही देगा मुझे, ये देखो जीत, आउटपुट वही दे रहा है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप डायरेक्टली कोई चीज रिटर्न करवा रहे हो और है एक ही लाइन, तो आप क्या कर सकते हो, ये पैरेंथेसिस को हटा सकते हो, ये पैरेंथेसिस जो लगे हुए, और ये रिटर्न कीवर्ड को हटा सकते हो। ये रिटर्न कीवर्ड आप हटा दो, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ जाएगी, इतनी स्मार्ट है वो, कि अगर आप कोई एक चीज यहां लिख रहे हो तो आप इसको लाजमी रिटर्न कर रहे होंगे, आप जो है यहां से ये चीज भी हटा दो, पैरेंथेसिस भी हटा दो, और रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दो। पर शर्त ये है कि भाई एक लाइन होनी चाहिए, ज्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आई, एक तो ये मेजर डिफरेंस है। आप यहां पर ऐसा नॉर्मल फंक्शन के साथ अब ऐसा नहीं कर सकते थे, नॉर्मल फंक्शन के साथ अब ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते थे। ये एरो फंक्शन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अगर एक ही लाइन हो कोड की और वो रिटर्न हो रही हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, और आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर एक ही लाइन है तो। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो, क्योंकि यहां पर ज्यादा बच्चे यहीं पे फंसते हैं, ये क्या हो रहा है। अरे अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं लगा रहे तो नीचे वेरिएबल पे नहीं लेंगे फिर, या कंसोल नहीं करवाएंगे। आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ रही, क्या कह रही हैं आप। तो ऊपर रिटर्न लिया था तो हमने कंसोल लॉग में फंक्शन कॉल किया ना, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख रहे तो जरूर खाली कॉल भी कर सकते हैं ना, कंसोल लॉग में करना जरूरी है। मैंने क्या बताया कि एरो फंक्शन हमें ये बेनिफिट देता है, अगर आपकी एक ही लाइन है, जैसे कि ये एक ही लाइन है, ठीक है, आप इसको यहां पर रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, आप पैरेंथेसिस को हटा दो, ठीक है, और ये रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दो, ये ऑटोमेटिक उसको रिटर्न कर देगा। ये क्या करे, खुद से यहां पर रिटर्न लगा देगा, ठीक है। आप ये कहना चाह रही है अगर कंसोल यहां पर लगा हो तो क्या होगा, ऐसे कह रही है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि फंक्शन जो कॉल किया है ना हमने कंसोल में किया है, हम रिटर्न हाँ, जब भी लिखते हैं तो वेरिएबल लेते हैं ना, न्यू वेरिएबल बना लाजमी के तो। लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन को यूज कर सकते हो। मैंने क्या बताया था कि भाई मैं इसको नॉर्मल बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि है ना, अभी तो हमने फंक्शन को है ना कंसोल लॉग में कॉल करवा दिया, लेकिन अगर मैं एरो वाला फंक्शन बना रही हूँ तो भी हाँ हाँ कंसोल लॉग में मुझे है ना फंक्शन को कॉल करवाना होगा, हाँ, ये क्योंकि कर वो रहा है रिटर्न ना। कर रहा है। क्योंकि वो नहीं, मैं बोल रही हूँ कि खाली कर सकते हैं फंक्शन को कॉल, कंसोल लॉग में नहीं करे, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल कर दो, तो कॉल होगा क्या नहीं। बिल्कुल कॉल होगा अगर आप वेरिएबल है यहाँ पर बनाए,
माई वैल्यू, ठीक है, और यहां पर आप इस फंक्शन को कॉल करें तो जो वैल्यू वो दे रहा है आपको वो यहाँ पर इसके अंदर सेव हो जाएगी, माई वैल्यू के अंदर, मतलब ये जीत जाके यहाँ पर सेव हो जाएगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन पता है क्या होता है, बिहाइंड द सीन ये माई फंक्शन चेंज हो जाता है उस वैल्यू में, इस रिटर्न वाली वैल्यू में वो चेंज होता है, मतलब यहाँ पर जीत आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, अगर मैं यहाँ पर भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो जो चीज वो रिटर्न कर रहा है वही मुझे यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर इसकी जगह भी जीत आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर दिख ही जीत रहा है, देख रहे हो। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। मुझे बताओ यहाँ तक चीज समझ में है आप लोगों को या नहीं? जी सर, क्लियर है। अब देखो ये कितना छोटा हो गया है, इसमें और उसमें फर्क देखो कितना ज्यादा है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, ये दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही जीत को रिटर्न कर रहे हैं, पर देखो कोड मेरा कितना छोटा हो गया है, कोड मेरा कितना कंसाइज हो गया है। तो एक तो ये डिफरेंस है, अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या है। एक तो ये डिफरेंस था, अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। उसके लिए मुझे पैरामीटर वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, फन फंक्शन, यहां पर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूं, पैरामीटर, ठीक है, console.log, और यहाँ पर पैरा की वैल्यू को हम दिखाते हैं माय फन, और इस पैरा को हम कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि जी दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपको पता है वही आउटपुट देगा मुझे, क्योंकि पैरा में मैं जीत ही भेज रहा हूँ और यहाँ कंसोल करवा रहा हूँ। अब इसी चीज को मैं एरो फंक्शन के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से बना सकता हूँ। अब आपको यहाँ पर दूसरा डिफरेंस दिखेगा, इसको मैं करता हूँ कमेंट इसी फंक्शन को हम एरो फंक्शन के थ्रू बना लेते हैं। तो एरो फंक्शन पता है आपको, ये पैरेंथेसिस, ठीक है, और console.log पैरा, और यहाँ पर मैं पैरा, ठीक है। अब इसको मैं कॉल करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। माय फन, और यहाँ पर मैं ये पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये जीत प्रिंट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इस फर्क क्या है कि जावास्क्रिप्ट कहती है अगर आपके पास एक ही आर्गुमेंट हो, एक ही पैरामीटर हो, तो आप ये भी हटा दो। अगर आपके पास एक ही पैरामीटर तो ये पैरेंथेसिस में हटा दो, आप डायरेक्टली पैरा का नाम यहाँ पर लिख दो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हो, अगर मल्टीपल होंगे तो फिर आपको इसका सारा लेना पड़ेगा भाई, अगर मल्टीपल है तो आपको ये पैरेंथेसिस लिखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो सॉरी, तो ये आप पैरेंथेसिस को हटा दो, और अगर एक ही लाइन है तो भाई ये भी हटा दो, कंसोल लॉग को ऊपर ले आओ, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अगर इसको मैं अनकमेंट करके इसको नाम दे दूं माई फन टू, माई फन टू, तो आप देखोगे दोनों काम करेंगे एग्जैक्टली सेम। ये देखो जीत जीत, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर एक ही पैरामीटर है तो भाई पैरेंथेसिस हटा दो, अगर मल्टीपल है तो आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। ये है दूसरा फर्क। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ भाई, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। हेलो, कुछ तो बोलो भाई। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। लेट माय फन फंक्शन मेरा वन,
माय फन, दूसरा फंक्शन बनाते हैं जो कि हम सेम ही फंक्शनैलिटी एरो फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, माय फन 2, ठीक है। और आपको पता है अगर एक ही पैरामीटर हो तो मुझे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पैरामीटर लिख दूंगा क्योंकि एक ही पैरामीटर है और एरो फंक्शन की ये निशानी लगानी पड़ेगी मुझे। और अगर एक ही लाइन है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको कंसोल करा सकता हूँ, मुझे वो ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं पैरामीटर को पास कर दूंगा और माय फन 2 को कॉल करूंगा नीचे, माय फन 2, यहाँ मैं पास कर दूंगा कुमार। तो आप देखोगे कि ये मुझे आउटपुट दे देगा, देखो जीत और कुमार, ये आ रहा है नॉर्मल फंक्शन से, जी आ रहा है एरो फंक्शन से। तो एरो फंक्शन अगर आपका कोई ऐसा स्मॉल सा फंक्शन हो तो उसके लिए आप एरो फंक्शन का यूज करो। अगर आपको कोई बड़ा फंक्शन हो तो ये मैं ज्यादा ये प्रेफर करता हूँ, मुझे ज्यादा ये अच्छा लगता है नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। आई होप आप क्लियर होगा। अब इसमें तीसरा फर्क भी है, वो है दिस का। तो दिस के बारे में अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा नहीं तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, तो दिस पे हम आएंगे बाद में, पर ये दोनों फर्क आपको क्लियर होने चाहिए। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? बाकी दिस का जो फर्क है ना, जो दिस की वैल्यू को ये कैसे लेता है, क्योंकि दिस का आपको पता है दिस कंटेक्स्ट के हिसाब से काम करता है, जहां पर होता है उसके हिसाब से वो वैल्यू लेता है अपनी। तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे दिस पे, तो हमारा टॉपिक है एडवांस में। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, मैंने बोला था कि यार इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इवेंट ऑब्जेक्ट है क्या, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा भाई, या डिस्कस करना पड़ेगा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पे। आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ मुझे, व्हाट इज आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट? ये मैं बता चुका हूं पहले भी क्लास में, इस पे डिटेल में बात कर चुका हूं आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट पे, ये क्या चीज है, व्हाई वी यूज आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट। जब हमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देने होते तो हम आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है फंक्शन के अंदर कंसोल करवा देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा पैरामीटर्स ना देने पड़े। सही सही, बिल्कुल सही है आप। हनीफ, हमजा, आप दोनों में से कोई बताए व्हाट इज आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट? सर ये थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा अभी। आपने वो क्लास नहीं ली थी, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड की थी, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में मैं चला गया था आर्गुमेंट्स में। अब क्लास नंबर पता नहीं क्या था उसका, मुझे अब याद नहीं आ रही, पर मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया था। हमजा, आपको कुछ आइडिया है आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का? वैसे आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का इस लेक्चर से या इवेंट ऑब्जेक्ट से इतना कोई वास्ता नहीं है, पर इवेंट ऑब्जेक्ट को अगर आपको समझना है इवेंट ऑब्जेक्ट आ कहां से रहा है, उसको समझने के लिए आपको आर्गुमेंट्स समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आर्गुमेंट्स क्यों लिख रहा हूं, मैंने फंक्शन बनाया जीत के नाम से, ठीक है। यहां पर मैं कंसोल डॉट लॉग, यहां पर मैं आर्गुमेंट्स को ही कंसोल करा देता हूं, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, आपको आर्गुमेंट्स लिखना है, ठीक है, आर्गुमेंट नहीं आर्गुमेंट्स, क्योंकि ये इनबिल्ट आता है इसके अंदर ना जावास्क्रिप्ट में, ये इसका अपना कीवर्ड है। तो यहां पर मैं जीत को कॉल करूंगा और यहां पर मैं कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूं, जीत आर, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूं, एक मिनट के लिए इसको हटा देता हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां पर आर्गुमेंट दिए है तो यहां पर पैरामीटर भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पैरा 1, पैरा 1, पैरा 2 और आपको पता है अगर मुझे इनकी वैल्यूज को देखना है तो मुझे यहाँ पैरा 1 और पैरा 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। आपको पता है जीत जाएगा पैरा 1 में, कुमार जाएगा पैरा 2 में, तो उसका आउटपुट भी देख लेते हैं हम। तो ये देखो जीत कुमार आ गया मेरे पास, ये तो आपको पता ही है। अगर 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 मैं यहां से ये दोनों हटा दूं पैरामीटर्स, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? मैंने हटा दिए यहां से पैरा 1 और पैरा 2, तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इट्स नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। नहीं अनडिफाइंड नहीं, डिफाइंड ही नहीं है ना, ये देखो नॉट डिफाइंड। ये बोल रहा है कि पैरा 1 पैरा 2 ये कहां से आया मुझे नहीं पता। अब यहां पर मैं सिंपल हेलो करा देता हूं, ठीक है।
मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो ये वैल्यू जा कहाँ रही है, ये वैल्यूज कहाँ जा रही है, ये कभी आपने सोचा है ये वैल्यूज कहाँ जा रही है? या मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक पैरा 1 के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पैरा 1 लिख देता हूँ। अब पैरा 1 में आपको पता है कौन सी वैल्यू जाएगी पैरा 1 के अंदर? कुमार जाएगी, जीत जाएगी? मुझे बताओ, जीत जाएगी या कुमार जाएगी पैरा 1 के अंदर? जीत जाएगी सर। ये वाली वैल्यू जाएगी पैरा 1 के अंदर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये कुमार वैल्यू कहाँ जाएगी भाई, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये सोचा है कभी आपने? तो ये सारी वैल्यूज जाती हैं, भले आप पैरामीटर दो ना दो, ये जाती हैं सारी आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट में, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट में। अब देखते हैं आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये देखो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट मैंने खोला, तो उसमें देखो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई, जीत और कुमार। मैं भले यहां से ये पैरा 1 भी हटा दूं ना, मैं यहां से पैरा 1 भी हटा दूं, तो स्टिल ये वैल्यूज मुझे इस आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट में मिल रही हैं। ये देखो, ये देख रहे हो आप, जीत कुमार, ये कहां से आ रही है? ये यहां से मैं जो दे रहा हूं वैल्यूज, ये जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिसीव करने के लिए कोई पैरामीटर है ही नहीं, पैरामीटर है ही नहीं। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन के साथ एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट हमें दे दिया है कि आप इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज पास करते जाओ, वो क्या करता जाएगा, इसको एक ऑब्जेक्ट या एरे टाइप ऑब्जेक्ट में डालता जाएगा। ये देखो, ये एरे है, एरे जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, एरे जैसा दिखने वाला, एरे नहीं है, क्योंकि अगर ये एरे होता तो हमारे पास एरे के फंक्शन होते। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एरे के फंक्शन नहीं है हमारे पास, एरे के मेथड्स नहीं है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट के मेथड है। हालांकि एरे भी ऑब्जेक्ट ही होता है, पर वो एरे वाले मेथड्स नहीं है, तो इसको हम एरे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एरे वाले मेथड्स ही नहीं है। पुश पॉप आपको कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको फॉर ईच मेरे ख्याल से दिख जाए, फॉर ईच भी नहीं है, ठीक है, वो एरे का मेथड है, ठीक है। आपको ये कुछ चीजें मिल रही हैं, जैसे कि लेंथ हो गया। ये लेंथ क्या बता रहा है कि भाई आर्गुमेंट्स सॉरी, मतलब कितने आर्गुमेंट है, आप यहाँ पर कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो। मैंने यहाँ पर 3 पास को 3 बता रहा, अब मैं यहाँ पर एक और बढ़ा देता हूँ, तो ये मुझे दिखाएगा 4, इसकी लेंथ बताएगा 4। ये देखो 4 बता रहा है, और ये सारे आर्गुमेंट कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए इस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर अब मुझे इस कुमार को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा हनीफ? इस कुमार को एक्सेस करना तो कैसे करूंगा आर्गुमेंट्स में से? सर ये जैसे एरे की हाँ तरह हाँ, करें। एरे की तरह। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सर स्क्वायर ब्रैकेट में 1। ठीक है, ये देखो मेरे पास कुमार वाली वैल्यू आ जाएगी, ये देखो कुमार आ गया। तो ये एरे की वैल्यू, मतलब इस एरे लाइक ऑब्जेक्ट में मेरी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं चाहूं तो उनको एक्सेस कर सकता हूं। एक प्रोजेक्ट भी मैंने आप लोगों से बनवाया था, शायद आपको याद हो। वो सॉरी, इसके लिए लूप बनाना पड़ेगा मुझे। वो क्या था कि भाई आपको एक सम का फंक्शन बनाना है। मैं इसको कर देता हूं सम, कि जितनी भी वैल्यूज आए ना, उसका सम निकाल के मुझे दे दे। पहले हम क्या कर रहे होते थे, यहाँ पर पैरामीटर देते थे, पैरा 1, पैरा 2। अब क्या हो कि भाई यूजर जो है वो वैल्यू डालता जाए डालता जाए डालता जाए। आप इसको कितने वेरिएबल बनाओगे? आपने लिखा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अब यूजर की मर्जी, वो जितने भी डालता जाए। तो आप क्या इतने सारे वेरिएबल्स यहाँ पर बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस काम को आसान करने के लिए हम आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर दूंगा ही नहीं, मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे वैसे भी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ऑफ लूप का यूज करूंगा। आपको पता है फॉर ऑफ एक इंडिपेंडेंट लूप है। लेट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब एक एक वैल्यू इस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में आती जाएगी इसके अंदर, और मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट के अंदर उसको सेव करा दूंगा, प्लस इक्वल वेल, और रिजल्ट को फिर मैं यहां पर कंसोल करा दूंगा। तो मुझे इसका सम मिल जाएगा, टोटल जितने भी वैल्यूज डालेगा इन सबका सम मिल जाएगा। तो ये देखो 270 है, 270 क्या है, इन सबका सम है, सारी वैल्यूज का। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 60 हो गया 210, 220, 240, 40 और 30, 270। तो ये आपको आउटपुट क्या दिख रहा है, 270।
तो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट समझ में आया, मुझे बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। हनीफ समझ में आया आर्गुमेंट्स जी ऑब्जेक्ट? सर, आ गया। तो आर्गुमेंट इतना कोई काम नहीं है, मैंने बस आपको इवेंट ऑब्जेक्ट समझाना था कि इवेंट ऑब्जेक्ट, आप परेशान ना हो जाए इवेंट ऑब्जेक्ट आ कहां से रहा है, इसलिए मैं ये आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। अब आपको इसको पढ़ाने का मकसद समझ में आएगा कि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा क्यों रहा हूं मैं। वैसे इसका अपना मकसद भी है, पर अभी इस लेक्चर के लिए इसका कोई खास मकसद नहीं था। अब इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सारी राम कहानी जिसके लिए मैंने कही है, यहाँ पर एक मैं एलिमेंट बना लेता हूँ, बटन बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लिक में लिख देता हूँ ये आ गया बटन मेरे पास। अब इस पे लगाऊंगा मैं इवेंट, इसको मैं कोई आईडी दे देता हूँ, TN। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं हैश, क्योंकि आईडी है तो इसको हैश से करना पड़ेगा, btn। अब इस पे लगाऊंगा इवेंट लिस्नर, btn डॉट एड इवेंट लिस्नर। आपको पता है ये 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला आर्गुमेंट भाई कौन सा इवेंट लगाना है, तो मैं कह रहा हूँ क्लिक का इवेंट, और क्लिक के इवेंट पे क्या होना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर फंक्शन पास करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन जिसको कहते हैं, कि भाई जब भी वो क्लिक हो तो वो फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। अब जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आई एम क्लिक्ड, ये लिखा हुआ चाहिए उस पर कंसोल पे। तो जैसे क्लिक करूंगा तो ये लिखा हुआ है आई एम क्लिक्ड। अब ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है वो देखते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट भाई ये एड इवेंट लिस्नर प्रोवाइड करता है। ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है ये प्रोवाइड करता है इवेंट ऑब्जेक्ट। किसको प्रोवाइड करता है? इस फंक्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं यहां पर लिखूं, यहां पर मैं लिखूं आर्गुमेंट्स लिखूं, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे देखो आर्गुमेंट्स में एक पॉइंटर इवेंट के नाम से एक इवेंट ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो इसी को हमें एक्सेस करना है, इसी के लिए मैंने आपको आर्गुमेंट पढ़ाया है। क्योंकि आपको पता है कि भाई एड इवेंट लिस्नर क्या कर रहा है, ये इवेंट तो भेज रहा है, पर इसको रिसीव करने के लिए यहां पर कुछ है नहीं मेरे पास। यहां पर कोई मैंने पैरामीटर दिया ही नहीं है। या तो मैं ऐसे करूं, या तो मैं जाके ऐसे करूं, तब ये मुझे रिसीव हो जाएगा। ये देखो पॉइंटर इवेंट मेरे पास आ गया। तो ये वाला तरीका तो मुझे आजमाना है नहीं। मैं क्या करूंगा, यहां पर कोई ना कोई पैरामीटर बना दूंगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं इवेंट ओबीजे, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं जीत दे देता हूं भाई, ताकि आपको ये ना लगे कि इवेंट ऑब्जेक्ट के नाम से कोई मतलब अलग से कुछ बना हुआ है, मेरे मतलब ये कोई कीवर्ड बना हुआ है इवेंट ओबीजे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम कोई भी दे सकते हो। अब यहां पर मैं जीत को लिखता हूं। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मुझे वही चीज मिल रही है, पॉइंटर इवेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने वो पढ़ाया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ ये जीत के अंदर ये वैल्यू आ कहां से रही है, ये जीत के अंदर ये पॉइंटर इवेंट आ कहां से रहा है। तो ये पॉइंटर इवेंट भाई ये एड इवेंट लिस्नर भेज रहा है इस फंक्शन को। अब इसको आप रिसीव करो ना करो आपकी मर्जी है, पर ये भेज रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये भेज रहा है। उसका प्रूफ क्या है, मैं आपको आर्गूमेंट में दिखा रहा हूं, आर्गूमेंट में वो चीज पड़ी हुई है, ये तो भेज रहा है। अब आपकी मर्जी, आप इसको यहां पर रिसीव करते हो कि नहीं करते हो। ये हर इवेंट के साथ ये करता है, चाहे वो क्लिक इवेंट हो, चाहे वो की अप हो, की डाउन, सबके साथ वो एक इवेंट ऑब्जेक्ट भेजता ही भेजता है। तो उसका जनरल जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं ई। आप ज्यादातर देखोगे ई लिखा होता है, या तो ई लिखा होगा, या तो EVT लिखा होगा, या तो EVNT, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं अपने आसानी के लिए। या तो ये लिख देते हैं इवेंट ओबीजे, ठीक है। मैं ज्यादातर ई लिखता हूं, ठीक है। अब नाम है कोई भी नाम दे सकते, जैसे मैंने जीत लिखा, आपकी मर्जी, आप हनीफ लिख दो, खिजरा लिख दो, ठीक है, हमजा लिख दो, आपकी मर्जी है। मैंने ई लिखा है, मेरी मर्जी, क्योंकि कन्वेंशन यही कहती है कि भाई आप ई लिखो इवेंट ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर मैं कंसोल कराऊंगा ई को, तो वही चीज मिलेगी जो पॉइंटर इवेंट, ठीक है। तो इसको मैं खोलूंगा तो ये देखो मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे इवेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई। इवेंट कहां से हुआ, उस वक्त भाई क्लाइंट की पोजीशन क्या थी,
मतलब मेरा माउस का कर्सर किस जगह पे था, तो ये बता रहा है भाई 15 पिक्सल उस पे था हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 23 उस पे पिक्सल पे था मेरा माउस, मतलब यहां पर था। मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये मेरी पूरी वो इंफॉर्मेशन भी बता रहा है। कंट्रोल की दबी हुई थी या नहीं दबी हुई थी, अगर दबी हुई होती तो ये ट्रू हो जाता, तो अभी दबी हुई नहीं थी तो इसने फॉल्स बताया है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज है ना, वो क्या चीज है, वो है हमारी इवेंट टारगेट, सॉरी टारगेट, ये टारगेट, ये मेन चीज है हमारी। ये जो प्रॉपर्टी ना इवेंट की, ये मेन चीज है। इसको मैं, आप देखना चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो आगे जाके ना, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारा जो मेन मकसद है ना, वो है टारगेट। ये जो है ना टारगेट, कहा गया ये टारगेट टारगेट से अब मैं लिखूंगा ई डॉट टारगेट। तो देखिए मुझे क्या दे रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे ये वही बटन लाके दे रहा है जिस पे मैंने क्लिक किया है। तो टारगेट का काम क्या है कि भाई आपको वही चीज लाके दे रहा है जिस पे आप इवेंट कर रहे हो। अब इसका यूज कहाँ होगा वो आपको अभी आगे पता चलेगा। मुझे बताओ इवेंट ऑब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आप लोगों को इवेंट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। मेरा नेट का थोड़ा मसला चल रहा है, मैं मुझे दोबारा देखना पड़ेगा लेक्चर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। हिजरा आपको समझ में आ रहा है इवेंट ऑब्जेक्ट? जी सर। ठीक है। तो इवेंट ई डॉट टारगेट जो प्रॉपर्टी है इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिलती है, वो ये बताती है कि भाई इवेंट हुआ किस पे। तो ये देखो बीटीएन पे मैंने लगाया तो वो वही बटन मुझे लेके दे रहा है। अब मैं चाहूं तो यहां पर लिख दूं भाई, अब मुझे मेरे पास बटन तो आ गया ना, मैं इसका इनर टेक्स्ट निकाल सकता हूं। भाई इसके अंदर लिखा क्या हुआ ये देखो, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक में आ गया, क्योंकि बटन तो मेरे पास आ गया ना। अब बटन आ गया तो बटन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, ये तो आपके ऊपर है। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, यहां कर दूं रेड। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया उसका बटन का, क्योंकि टारगेट क्या है, टारगेट वही चीज है जिस पे आप इवेंट कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, इवेंट ऑब्जेक्ट की पूरी एक दुनिया है। अब बढ़ते हैं हम कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी आप यूजर से कैसे इनपुट ले रहे थे? प्रॉम्प्ट के थ्रू। मुझे यूजर से इनपुट लेना होता तो मैं क्या करता था, लेट यूजर इनपुट। प्रॉम्प्ट का मेरे पास मेथड आता है, या तो आप विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिखो, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये आता है, या डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखो, आपको पता ही है। इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर मैं आर्गुमेंट देता हूँ कि भाई यूजर को बताना क्या है, मतलब क्या चीज आप इंसर्ट करो। मैं लिखता हूँ इंसर्ट योर नेम। अब ये पॉपअप मुझे लाके दे देगा, ठीक है। और मैं कंसोल कर दूंगा यहाँ पर उस इनपुट को, यूजर इनपुट। ये देखो पॉपअप आ गया, पर ये मेरी वैल्यू नहीं आई, क्यों? इंसर्ट योर नेम, ये वैल्यू मेरे पास क्यों नहीं आई? ये देखो इंसर्ट योर नेम आ गया। अब यहाँ मैं डाल रहा हूँ जीत कुमार, जीत कुमार। अब जैसे ओके करूंगा तो ये देखो उसने मैंने जीत कुमार डाल दिया, क्योंकि मैं कंसोल ही इस वैल्यू को करवा रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, यूजर से वैल्यू लेके इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा है। ठीक है, अब तक आप ऐसे ले रहे थे, ठीक है। आप, हम ये वाला तरीका बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये पूरी विंडो को ही ब्लॉक कर देता है। ये देखो ये कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी विंडो को ही ब्लॉक कर दे रहा है। मतलब आगे चीजें बढ़ेंगी नहीं जब तक यूजर इसमें इनपुट डाल नहीं देता, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पेज को उसने ब्लॉक कर दिया है, तो ये तरीका हम यूज नहीं करते। ठीक है, अभी नल क्यों मैंने कैंसिल किया, तो ये नल बाय डिफॉल्ट उस पर रिटर्न करता है अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो तो। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट ये रिटर्न करता है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास इनपुट है। इसके ऊपर मारने दो बटन के इनपुट टाइप इसकी रखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और एक प्लेस होल्डर लगा देता हूं, इंसर्ट योर नेम। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। और यहां पर मैं आईडी दे देता हूं, आईडी
यूजर नेम, ठीक है, आईडी में यूजर नेम दे देता हूं इसको, ठीक हो गया। इसको हम एक्सेस कर लेते हैं अभी। सबसे पहले इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। लेट यूजर नेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो उसका नाम था मेरे ख्याल से यूजर इनपुट था मेरे ख्याल से, ठीक है। ये इनपुट बॉक्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक हो गया। अब इसको पहले हम कंसोल करा के देखते हैं कि यूजर इनपुट मुझे दे क्या रहा है। यूजर नेम इनपुट, ये पेज रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, नल क्यों दे रहा है ये। यूजर नेम है, यूजर नेम, सॉरी, हाँ यूजर नेम है, मैंने यूजर इनपुट लिखा है, सॉरी, यूजर नेम। ये देखो, ये मेरा मुझे उस एलिमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट लाके दे रहा है। तो आप एक चीज यहाँ पर नोट करोगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मुझे मिलती है वैल्यू के नाम से। वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो वैल्यू, अब ये खाली है। ये वैल्यू क्या चीज है भाई, ये वैल्यू इसके अंदर जो डेटा हम डालते हैं, ये जो मैं डेटा डाल रहा हूँ ये इसकी वैल्यू है। जो भी मैं इसके अंदर डेटा डाल रहा हूँ, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनपुट की, ये आपके जान नहीं छोड़ेगी। तो जो भी इसके अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, ये क्या है, उसकी वैल्यू है। ये क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यहां लिखूंगा वैल्यू, ठीक है। अभी ये मुझे कोई शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इस पे कोई इवेंट नहीं लगाया है, ठीक है। अभी ये देखो खाली खाली दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये खाली है, इसकी वैल्यू जो है ना कुछ है ही नहीं, इसके अंदर खाली स्ट्रिंग है। अगर आप इसकी वैल्यू देना चाहो तो आप यहां पर भी दे सकते हो। यहां पर जाओ, एक एट्रीब्यूट हमारे पास आता है वैल्यू के नाम से। अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू देना चाहो, अगर यूजर ना दे तो बाय डिफॉल्ट जब भी पेज लोड हो तो क्या हो, वो वैल्यू उसके अंदर लीजिए, देखो लिखी हुई आ गई। ये मैंने नहीं डाली, मैंने ये यहां पर सेट कर दी है एक एज अ एट्रीब्यूट, ठीक है। वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट आता है, तो उसी चीज को हम यहां पर एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे, ये देखो, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यार ये पता नहीं बार बार क्या आ जाता है ऊपर। ये देखो जीत कुमार आ रहा है, ये जीत कुमार कहां से आ रहा है भाई, जो वैल्यू मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। अब इसको दोबारा खोल के देखते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को। उसकी अब वैल्यू प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ये देखो वैल्यू क्या थी, पहले कुछ नहीं थी, अभी जीत कुमार है, क्योंकि यहां पर देखो जीत कुमार लिखी हुई है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही यहां पर मुझे वो शो करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ। ये सिर्फ आपको इनपुट जैसे टेक्स्ट के साथ मिलेगी। इनपुट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट एरिया हो गया जी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, खिजरा, हनीफ, हमजा? ठीक है, तो इनपुट जो वैल्यू प्रॉपर्टी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है यूजर से इनपुट लेने का दूसरा तरीका, ठीक है। अभी तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहां पर वैल्यू डाल दी है, मैं चाह रहा हूं कि यूजर डाले इसके अंदर वैल्यू, तो यहां से मैं हटा दूंगा। अभी वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी खाली, ठीक है। वैल्यू की प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो वो होगी खाली। तो इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट कर रहा हूं तो मैं चाहूं वो वैल्यू मुझे मिले, तो उसके लिए मुझे यहां पर उसके ऊपर एक इवेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इवेंट लगा लेते हैं हम, यूजर नेम इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर। अब यहां पर मुझे ऑन क्लिक इवेंट नहीं लगाना है, यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा कीबोर्ड्स के इवेंट। कीबोर्ड के इवेंट हमने देखे थे, की अप, की डाउन, की प्रेस, इनपुट और चेंज। ये 5 इवेंट आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं की अप को। की अप भाई नाम से जाहिर है, जब मैं की प्रेस करके छोड़ूंगा तभी वो इवेंट जो है वो चलेगा, मतलब ये फंक्शन, सॉरी, जो भी कॉल बैक फंक्शन में दे रहा हूं यहां पर, वो तभी चलेगा जब मैं उस की को दबा के, कोई भी की को दबा के छोड़ूंगा,
की वाज रिलीज्ड, ठीक है, प्रेस करके इसको रिलीज करूंगा, ठीक है। अभी देखो मैं इस की को दबा के बैठा हुआ हूं, दबा के बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब जैसे हाथ उठाऊंगा तो ये देखो मेरा फंक्शन चल गया। तो ये है की अप इवेंट। ये क्या है? की अप इवेंट है। की अप इवेंट क्या करता है कि भाई जब तक आप इसके अंदर इनपुट के अंदर जब भी आप दबा के बैठोगे तब ये फंक्शन को चलाएगा नहीं, जब आप की को छोड़ोगे तब ये फंक्शन को चलाएगा। जैसे मैंने छोड़ा देखो ये फंक्शन तीसरी बार चल गया। तो ये है की अप फंक्शन। अब ये भी हमें एक इवेंट भेजता है, तो यहां पर इसको रिसीव कर लेते हैं। मैं इस इवेंट को खोल लेता हूं, यहां पर ई को मैं पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब मैंने दबा के छोड़ दिया तो ये देखो मेरे पास इवेंट आ गया कीबोर्ड इवेंट के नाम से। ये देखो जब हम क्लिक इवेंट पे काम कर रहे थे तो उसका नाम था पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर इवेंट, ठीक है। माउस वाले इवेंट को ये पॉइंटर इवेंट बोलता है। अगर आप इसकी टाइप देखोगे तो टाइप पे आपको ये बता देगा ये की अप इवेंट था। टाइप पे मुझे की अप इवेंट बता रहा है। देखो टारगेट इसके साथ भी मिलता है, ठीक है। टारगेट बता रहे कि भाई कौन से एलिमेंट पे ये इवेंट चला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और भी खास प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं की ये वो वैल्यू है जो हम इस पे इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, उसकी प्रॉपर्टी का नाम था की, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां पर लिख के छोड़ूंगा तो देखो ये मुझे की बता रहा है कि मैंने कौन सी की प्रेस की है, बी। ये देखो बी आ गई। मैं ये जो ऊपर कंसोल हो रहे हैं इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूं। मैंने ए इंसर्ट किया, ये देखो ए आ गया। बी इंसर्ट किया, बी आ गया। सी इंसर्ट किया, सी आ गया। डी इंसर्ट किया, डी आ गया। ई एफ जी, मतलब जितनी बार भी मैं वो की डाल रहा हूं तो की मुझे यहां पर शो कर रहा है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट को दोबारा देख लेते हैं और हमें क्या क्या दे रहा है ये ए। अब इसको मैं खोल के देखता हूं तो ये देखो, ठीक है। कंपोजिट है, की का कोड बता रहा है। ये आस्की कोड होता है, आस्की कोड कैरेक्टर कोड जो होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सोर्स एलिमेंट भी है, मतलब कौन से एलिमेंट से हुआ है। अब टारगेट और सोर्स एलिमेंट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसको आज करने का कोई मकसद नहीं है। बहरहाल टारगेट हम ज्यादा यूज करते हैं, सोर्स एलिमेंट किसी में होता है किसी में नहीं होता, ठीक है। ये तो आपको हर एलिमेंट में मिलेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? किए पेमेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, अब एक काम करता हूं, एक एलिमेंट बना लेता हूं यहां पर। जो भी वैल्यू डालूं वो मुझे यहां पर शो कर दे। स्पेन आईडी टेक्स्ट फ्रॉम यूजर, तो भी यूजर वो इनपुट करेगा तो यहां पर हम शो करा देंगे टेक्स्ट फ्रॉम यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फ्रॉम यूजर, ठीक है। मैं क्या करूंगा अभी यहां पर टेक्स्ट फ्रॉम यूजर डॉट इनर टेक्स्ट, उसकी इनर टेक्स्ट सेव कर दो किससे वैल्यू से, किसकी वैल्यू से? यूजर नेम, सॉरी मुझे ई डॉट टारगेट करना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आपको पता है ये इवेंट ऑब्जेक्ट है, ये किस पे लग रहा है? ये टारगेट हमें क्या देगा? जिस पे वो इवेंट लग रहा है, मतलब जिस पे ये की इवेंट लग रहा है उसको वो टारगेट आ जाएगा, मतलब ये यूजर इनपुट मेरे पास आ जाएगा और वो उसकी वैल्यू मुझे दे देगा डॉट वैल्यू करके, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको प्रेस करूंगा तो नीचे वो मुझे शो करता जाएगा जीत कुमार। ये देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेन दिया तो स्पेन आपको पता है ये जो है एक इनलाइन है, ये तीनों इनलाइन एलिमेंट है तो तीनों एक साथ आ रहे हैं। मैं काम करता हूँ बी आर लगा देता हूँ ताकि ये अलग लाइन में आ जाए। ये देखो जीत कुमार मेरे पास यहाँ शो हो रहा है क्योंकि मैं उसकी वैल्यू को जो भी इस टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर, इनपुट एलिमेंट के अंदर, उसकी वैल्यू को मैं उस स्पेन की इनर टेक्स्ट के साथ सेट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अब ऐसे यूजर से वैल्यू लेके शो करवा सकते हो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू। ये चीज समझ में आ रही है? इसको रिपीट करूं दोबारा में? ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? आपको पता है ई क्या इवेंट है, टारगेट क्या है? टारगेट वो एलिमेंट है जिसपे वो इवेंट हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, इस इनपुट की वैल्यू को उठा के इस टेक्स्ट फ्रॉम यूजर के इनर टेक्स्ट में सेट करवा रहे हो। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। हेलो? तो ये था की अप इवेंट। उसी तरीके से हमारे पास आता है की डाउन इवेंट। तो की डाउन भी इसी तरीके से काम करता है। की डाउन ऐसे काम करता है जैसे कि वैल्यू मतलब बटन मेरा दबा हुआ होगा वो तब तक चलता ही रहेगा, जब तक मेरा बटन दबा हुआ होगा। आप देखोगे यहाँ पर वो चलता ही रहेगा इवेंट। तो देखो बटन दबा हुआ है, देखो चलता ही जा रहा है, देख रहे हो आप? ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। देखो रुके, रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक मैं की को छोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने की को छोड़ दिया तो रुक गया है, वरना ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो जब तक आपका बटन दबा हुआ है, की आपकी प्रेस्ड है, ये चलता रहेगा। की डाउन वाला इवेंट देखो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब ये फंक्शन तब तक चलना बंद नहीं होगा, ये बार बार चलता रहेगा जब तक आपकी की प्रेस्ड होगी, मतलब डाउन की तरफ प्रेस्ड होगी। उसी तरीके से हमारे पास आता है की प्रेस के नाम से। ये की डाउन की तरह ही काम करता है, पर इस पे ये शिफ्ट कंट्रोल अलर्ट ये चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करता है। की डाउन क्या करता है, वो शिफ्ट को भी लेके आ जाता है। अगर मैं यहां पर लिखूं की डाउन, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया भाई शिफ्ट दबा दिया, तो ये देखो शिफ्ट वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कोई वैल्यू है नहीं तो इसलिए आपको यहां पर कुछ दिख नहीं रहा, पर ये देखो मुझे शिफ्ट बता रहा है। ठीक है, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं तो ये देखो बैक स्पेस भी बता रहा है। ये कहां से मुझे बता रहा है? ये की से बता रहा है, ई डॉट की, मतलब कौन सी की प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं जो है ESC का भी दबाता हूं तो देखो मुझे ये बताएगा स्केप नहीं चल रही। F1 दबा के देखते हैं, तो ये देखो F1 भी मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। ये देखो F1 भी मुझे शो कर रहा है। तो ये हर की को सपोर्ट करता है, पर की प्रेस सिर्फ जो करेक्टर्स होते हैं उनको शो करता है। अब की प्रेस को करके देखते हैं। की प्रेस में अगर मैं शिफ्ट दबाऊं तो शिफ्ट मुझे शो नहीं करेगा। ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा। शिफ्ट जब मैं शिफ्ट दबाया हुआ कुछ भी शो नहीं कर रहा। अगर मैं ABCD लिखता हूं तब ये काम करेगा, ये देखो। पर अगर बैक स्पेस दबाऊं तो काम नहीं कर रहा। ये देखो बैक स्पेस पे ये काम नहीं कर रहा, कोई भी इवेंट नहीं चल रहा मेरे पास। ये इवेंट तभी चलेगा जब मैं कोई वैलिड की डालूंगा, मतलब 1 2 3 या ABCD ऐसी कोई वैल्यू डालूंगा। कोई स्पेशल की जैसे कैप्स लॉक हो गई, शिफ्ट हो गई, वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। F1 करके देखते हैं कि F1 को ये इंक्लूड करता है कि नहीं करता। इसने F1 को भी इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई ऐसा काम हो जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड ना हो जैसे कि शिफ्ट की, तो आप की प्रेस का यूज करो। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? हनीफ, हमजा? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया की अप, की डाउन और की प्रेस। की अप क्या था कभी, जब आप की को दबा के छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तब वो फंक्शन को चलाएगा। की डाउन क्या, जब तक आप दबा के बैठे हो, छोड़ते नहीं हो, वो फंक्शन को चलाता रहेगा, मतलब बार बार इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा जब तक की दबी हुई है। की प्रेस भी की डाउन की तरह ही। ये फर्क क्या है कि ये शिफ्ट बैक स्पेस उन चीजों को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आती है इनपुट के नाम से, के जैसी ही है, पर ये सिर्फ इनपुट एलिमेंट के साथ काम करेंगी। इनपुट हो गया मतलब फॉर्म के एलिमेंट के साथ काम करेगी। की अप, की डाउन हर किसी के साथ काम कर लेती है, मतलब इसके लिए लाजमी नहीं है। अगर मैं यहां पर लिखूं विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं विंडो लिखता हूं। यहां पर मैं कोई की दबा के छोड़ता हूं, ये देखो चल गया मेरा इवेंट। पर इनपुट के साथ ऐसा नहीं होगा, इनपुट पे ऐसा नहीं होगा। ये देखो कुछ नहीं हो रहा, मैं की दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मैं की दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जब मैंने इनपुट के अंदर लिखा है तभी ये चलना शुरू हुआ है। पर की अप, की डाउन, की प्रेस के साथ ऐसा नहीं है। वो हर किसी के साथ, वो अर्फन बोला है, किसी के साथ, हर किसी के साथ चल जाता है।
इनपुट क्या करता है, सिर्फ आपके इनपुट एलिमेंट्स के साथ काम करेगा, चाहे वो पासवर्ड वाला हो, टाइप उसकी पासवर्ड हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? इनपुट इवेंट और की प्रेस, की डाउन, की और की अप के बीच में फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपका इनपुट वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये इनपुट बेहतर रहता है। ठीक है, अब इनपुट को हम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इनपुट हमें दे क्या रहा है, इसको देख लेते हैं। एच लिखा तो उसको खोल के देखते हैं तो इनपुट इवेंट है, ये अलग से आ रही है, कीबोर्ड इवेंट नहीं लिखा हुआ, ये इनपुट इवेंट है। तो यहाँ पर देखो इसकी अलग अलग अपनी, इसके अंदर देखो डेटा की एक प्रॉपर्टी आ गई, डेटा पे हमें एच दे रहा है, उसके अलावा और भी आएंगी आप यहाँ पर ना। ये देखो टाइप भी इसकी इनपुट है, टारगेट देखो मैंने बताया था कि टारगेट आपको हर एलिमेंट के साथ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, हाँ कौन सी की प्रेस हुई है, वहां थे हमारे पास की, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा डेटा। तो अगर आपको देखना है भाई कौन सी की प्रेस हुई है, तो आप लिखो यहाँ पर ई डॉट डेटा। तो ये कंसोल करा देगा भाई आपने कौन सी की को इनपुट किया है। तो ये देखो जो मैं इनपुट करता जा रहा हूँ यहाँ पर वो मुझे डेटा में देखो चेंज होता हुआ दिख रहा है। देखिए शिफ्ट को ये इंक्लूड करता है कि नहीं करता, शिफ्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये की प्रेस की तरह काम कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड नहीं करता। ठीक है, ये चीज समझ में आई है आपको? अब इसके बाद हम लास्ट देखने वाले हैं जिसको कहते हैं चेंज। अब चेंज इवेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फोकस और ब्लर इवेंट के बारे में हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? फोकस और ब्लर इवेंट या भूल गए? जी सर। फोकस, मुझे बताओ फोकस इवेंट क्या करता है, ब्लर इवेंट क्या करता है? सर ब्लर फोकस जो है वो किसी कंटेंट मतलब स्पेसिफिक कंटेंट को फोकस करता है और ब्लर ब्लर कर देता है। नहीं समझ में नहीं आया मुझे। फोकस मतलब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो इनपुट मेरा फोकस हो गया। कवर हो जाएगा ना ये, मतलब कि हाँ बैकग्राउंड बता देगा। ठीक है, और फिर और जैसे ही मैं इससे बाहर निकला, बाहर मैंने क्लिक किया, तो देखो ये हो गया ब्लर। तो ये फोकस, इससे बाहर चला गया तो हो गया ब्लर। ठीक है, तो ये हमने इवेंट देखे थे, आप पुरानी क्लासेस को देखिएगा, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। तो चेंज इवेंट पता है कैसे काम करता है? जब तक आप यहाँ पर कोई चीज लिख रहे हो तब तक ये काम कर, मतलब ये तब तक उस फंक्शन को नहीं चलाएगा। जैसे ही आपने यहां से उसका फोकस हटाया तब ये चलेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा देखो, जब तक आप इसके अंदर लिख रहे हो, अभी की अप, की डाउन, की प्रेस या इनपुट में क्या हो रहा था कि जब जब मैं कुछ कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहा था वो बार बार उस फंक्शन को चलाया जा रहा था। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वो उस फंक्शन को चलाता जा रहा है। ठीक है, ये चारों इवेंट्स हमने देखे थे, उसमें वो चलाता ही जा रहा है। पर चेंज में क्या है, जब तक आप लिख रहे हो, जैसे कि हेलो आई एम जीत कुमार, जब तक आप यहां से फोकस नहीं हटाते हो तब तक ये काम नहीं करेगा। ओ, तब तक ये काम नहीं करेगा, सही। जब तक आप फोकस को नहीं हटाते हो तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे ही फोकस को आपने हटाया, मतलब इसको बाहर लेके चले गए माउस को, तब ये काम करेगा। तो जैसे मैं बाहर लेके चला गया तो देखो इसने यहाँ पर भी जो भी लिखना था लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि भाई इसकी जो टेक्स्ट फ्रॉम यूजर एलिमेंट है उसकी इनर टेक्स्ट को इसकी वैल्यू के साथ कर दो, फिक्स कर दो। ठीक है, तो चेंज इवेंट ऐसे काम करता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। और वो जो असाइनमेंट बताई थी वो आप लोग करके आइएगा नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, ओके। कोई सवाल हो तो पूछ लो अभी भले।